नमस्कार बच्चों, आज हम सभी क्लास 12 काव्य खंड हिंदी का जो छठवां पाठ है उषा, जिसको शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा हुआ है, इस पाठ की व्याख्या हम सभी को श्रवण करना है। उषा जानते हैं, ये सूर्योदय के पहले का कुछ समय होता है। उषा काल जब सूरज उदित न हो पाए उसके पहले का समय। तो इस पाठ में, इस काव्यांश में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ये जो कविता है उषा, सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल यानी कि प्रत्येक पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी कि सूर्योदय के पहले यानी कि उषा काल में प्रकृति कैसे परिवर्तित हो रही है उसका शब्द चित्र यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी ने खींचा हुआ है। जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी जो है ये बिंब धर्मी कवि हैं। कई प्रकार के बिंबों का उपमान लेते हुए अपनी रचनाओं को फलीभूत किया है उन्होंने। तो इन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास इस कविता में किया है। जो प्रकृति गतिशील है उनके शब्दों में वो प्रकृति कैसे बंध जाए, इसका अद्भुत प्रयास इस कविता में किया हुआ है। इस पाठ में आप देखेंगे कवि भोर के आसमान का, भोर जब सुबह हुई उसके आसमान में कैसी आभा बिखर रही है। वो मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। सूर्योदय के समय जीवंत परिवेश की कल्पना कर रहा है। वह गांव की सुबह से उस सूर्योदय को जोड़ रहा है। गांव की सुबह, यहां पर आप वर्णन सुनेंगे एक सिल का, राख से लीपा हुआ चौका, स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यानी कि एक ऐसे दिन की शुरुआत इस पाठ में कवि करना चाहता है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। ऐसे उषा काल का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा हुआ है। अब इसको आपको बहुत गौर करके सुनना है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी लिखते हैं, एक बार वो गांव में कहीं भ्रमण करने के लिए गए तो सुबह के वक्त जैसे सैर करते हुए भी सूर्योदय नहीं हो पाया और आसमान की तरफ देखते हैं, पूरब दिशा की तरफ जहां से सूर्य उदित होता है। तो उस दिशा की तरफ जब देखते हैं, अभी सूर्य उदय नहीं है। अब कवियों का हृदय कुछ अलग होता है, तो उनको आसमान कैसा दिखाई देता है उस समय, नीला नीला आसमान कैसा प्रतीत होता है, उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा इस कविता में वर्णित किया है। लिखते हैं कवि कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर से सुन लो एक बार। प्रात नभ था, प्रात माने होता है सुबह का समय, नभ माने आसमान, नीला शंख जैसे नीले शंख का रंग भी नीला माना गया है। भोर का नभ आसमान, सुबह का आसमान। यानी कि आसमान को जब सैर करने के लिए शमशेर बहादुर जी गांव में गए, गांव के बाहर पूरब दिशा की तरफ जब वो देखते हैं तो एक अद्भुत छटा, वो सर्दी का मौसम था, सर्दी का समय, हल्की हल्की आसमान में नमी भी छाई हुई थी, नमी का वातावरण भी था। जैसे सुबह के समय जब ठंडक पड़ती है ज्यादा तो ओश के रूप में परिवर्तित हो जाती है पानी की बूंदें, पानी वाष्प जो होता है वो ओश के रूप में बदल जाता है। तो ऐसे नमी भरे आसमान को देख करके कवि के हृदय में क्या कल्पनाएं उठ रही हैं, उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। वो लिखते हैं आसमान को देखते हुए कि प्रात नभ था सुबह का आसमान बहुत नीला शंख जैसा। जब मैंने सुबह आसमान को देखा तो वो नीला आसमान मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे नीला शंख हो, नीले शंख की भांति पवित्र सुंदर वो आसमान मुझे प्रतीत हो रहा था। भोर का नभ, वह सुबह का आसमान मुझे बिल्कुल नीले शंख की तरह, जैसे नीला शंख होता है उसी की तरह मुझे वो दिखाई दे रहा था। यानी कि इस पंक्ति में, इस लाइन में कवि कहना चाहता कि प्रातःकालीन वातावरण को, प्रातःकालीन सुबह के समय के वातावरण को चित्रित करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल आकाश का रंग गहरा नीला है, आसमान का रंग गहरा नीला है, शंख के समान गहरा नीला। जैसा शंख गहरे नीले रंग का हो उसी के समान वो आसमान गहरे नीले रंग का मुझे दिखाई दे रहा है। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ
वह सुबह का नीला आसमान मुझे ऐसे प्रतीत होता है। अब देखना, हल्की हल्की जब सफेदी वहां पर बिखर रही है, सूरज नहीं निकला है लेकिन नीला आसमान है, तो वो नीला आसमान कवि को नीले शंख की तरह प्रतीत होता है। अच्छा, उस आसमान में सफेदी कुछ ऐसी बिखर रही है, वो बिखरती हुई छवि अत्यंत छविमान उसको लग रही है। यानी कि वातावरण में कवि को सर्दी का मौसम में जैसे बताया तो थोड़ी बहुत नमी है, तो नमी का एहसास स्पष्ट दिखाई दे रहा है उस आसमान में। उस नमी का एहसास देखते हुए कवि को ऐसे लग रहा है जैसे किसी गांव की कुशल गृहिणी ने राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। गांव की किसी कुशल गृहिणी ने अपने चौके को अभी अभी लीप दिया हो और वो अभी उसमें गीलापन है, उसमें नमी की मात्रा है। तो राख से लीपे हुए चौके की भांति वो निर्मल स्वच्छ नमी युक्त आसमान नीले रंग का मुझे ऐसे प्रतीत होता है। यानी कि वातावरण में नमी का एहसास स्पष्ट दिखाई देता है कवि को। ऐसे में नीलिमा युक्त आकाश में जो सफेदी छिटक रही है, हल्की हल्की सफेदी छिटक रही है, वो ऐसे प्रतीत होती है, कवि कहता है कि मानो किसी गृहिणी ने राख से अपने चौके को, जिसमें खाना पीना बनाती है, उस चौके को लीप रखा हो और जो अभी तक गीला हो। यहाँ पर कवि के मेन कहने का भाव यह है कि भोर का नभ राख से लीपे चौके की तरह निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो ये 4 लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। प्रात का नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि एक तो उसने तुलना आसमान की करी नीले आसमान की कि नीले शंख के जैसा मुझे लग रहा। दूसरा, जब हल्की सफेदी छिटक रही है आसमान में, उस सफेदी को देख करके और नमी भरे वातावरण को देख करके लेखक को ऐसे लगा जैसे किसी कुशल गृहिणी ने अपने चौके को लीप दिया हो राख से, और वो अभी उसमें गीलापन है, वो सूख नहीं पाया, उसमें नमी की मात्रा अभी भी बरकरार है। यानी कि वो स्वच्छ और निर्मल आसमान मुझे सुबह का प्रतीत हो रहा है। अब आगे, अब देखिए, अभी सूरज उदित नहीं हुआ, बिल्कुल सफेद जब आसमान था, नीले रंग का था तब। अब हल्की हल्की जब आभा सूरज निकलने को होता है, अभी निकला नहीं है सूरज, ये ध्यान रखना। जब निकलने को होता है उसके पहले आसमान में पूरब दिशा में थोड़ी थोड़ी लाली छा जाती है, लालिमा सी छा जाती है। अब कभी घूमने के लिए चला जा रहा, आसमान की तरफ नजर है उसकी, तो उसी लालिमा युक्त आसमान को देखता है। अभी सूरज निकला नहीं है लेकिन आसमान हल्का हल्का लाल होने लगा है, पता चलता है कि अब सूरज उदय तो होगा थोड़ी देर में। तो उस लालिमा युक्त आसमान को देख करके कवि को क्या प्रतीत होता है, इन पंक्तियों में आगे वो लिखता है। कवि ने लिखा, बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। उस लालिमा युक्त आसमान को देख करके कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी छोटे से किसी बच्चे ने कोई काली सिर, वो आसमान कालिमा युक्त लग रहा है, अब लालिमा युक्त लिए हुए, लाली को लिए हुए आसमान का रंग थोड़ी सा परिवर्तित हो रहा है, हल्का सा काला दबा हुआ सा रंग उसका हो रहा है आसमान का। तो उस काले से हुए आसमान को देख करके और उस लालिमा युक्त आसमान को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे ने किसी काली सिर पर लाल केसर को लेकर के उसमें घोल करके उसमें लीप दिया हो, लाल केसर से उसको धो दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो सुबह का लालिमा युक्त आसमान। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे किसी ने लाल केसर को पानी में घोल करके किसी काले रंग की स्लेट पर मल दिया हो, लगा दिया हो, ऐसे वो आसमान प्रतीत हो रहा। दूसरा बिंब यहाँ पर ऐसा उठा रहा है कवि आगे की लाइन में जो कहता है, स्लेट पर या लाल खड़ी या चाक मल दी हो किसी ने, या मुझे ऐसे प्रतीत होता है वो लालिमा युक्त आसमान हल्की हल्की कालीमा लिए हुए ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे किसी काली स्लेट पर किसी छोटे से बच्चे ने लाल खड़िया लेकर के उस स्लेट पर चारों तरफ मल दी हो, ऐसे स्वच्छ वो निर्मल आसमान, लालिमा युक्त आसमान मुझे ऐसे प्रतीत होता है। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने आपको ये समझाया कि भोर का समय जब पूर्व दिशा में सूरज की लाली आई तो आकाश काले और लाल रंग के मिश्रण से भर गया, आसमान में काला और लाल रंग का मिश्रण बन गया। तो उस मिश्रण को देख करके कवि को ऐसे लगा कि जैसे किसी ने गहरी काली सिर को लाल केसर से अभी धो दिया हो, और दूसरे क्षण ही उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो किसी काली स्लेट पर की कालीमा पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया या चौक उसमें मिक्स करके मल दिया हो। अगले ही क्षण आकाश में ऊषा की लालिमा स्पष्ट दिखाई देने लगी। यानी कि उस लालिमा युक्त वातावरण को देख करके कवि को ये बिंब प्रतीत होते हैं कि मानो
स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो, या किसी ने काली सिल पर क्या यानी कि काली सिल पर थोड़ा सा केसर घोल करके उसमें मल दिया हो, ऐसी लालिमा युक्त आसमान मुझे प्रतीत होता है। अब आगे की पंक्तियां हैं और लास्ट पंक्तियां हैं ये। अब देखना, अभी आसमान में लालिमा छाई थी, सूरज उदित नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे सूरज जब उदित होने की इच्छा कर रहा है, यानी उदित होने ही वाला है, तब उसकी हल्की हल्की किरणें जब निकलती है, सूरज उदित नहीं हुआ, ध्यान रखना, यानी कि हल्का प्रकाश जब आसमान में फैलने लगता है, हल्का प्रकाश सूरज उदित होने के पहले, और ज्यादा सफेदी आसमान में आ जाती है सूरज निकलने के पहले, उस समय का वर्णन कवि अब कर रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में हल्का सूरज की किरणें उदित होने के साथ साथ, सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी आसमान में बढ़ने के साथ अब वो नीले रंग का आसमान मुझे सफेद सा प्रतीत होता है, सफेद सा प्रतीत होने लगा सूरज की किरणों के द्वारा। उस सफेद हुए आसमान को देख करके कवि को क्या एहसास होता है? कवि कहता है कि मुझे उस नीले आसमान को देख करके, उसमें छाई हुई इस सफेदी को देख करके ऐसे प्रतीत होता है कि नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जैसे नीले जल में, नीले सरोवर में किसी के गोरे रंग की देह, उसका शरीर झिलमिला रहा हो, वो हिलडुल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि कवि ने सूर्योदय की बेला को बहुत ही सूक्ष्मता से अनुभव किया है। सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व ही, सूर्योदय से कुछ समय पहले ही, कुछ क्षण पूर्व ही नीले आकाश में जो श्वेत प्रकाश फैल जाता है, ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो, ऐसा प्रतीत हुआ उसको। आगे, और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है यानी कि उषा का, अब जादू टूटने का मतलब जादू समाप्त हो रहा है। यानी कि अब जो उषा का वर्णन अभी हम कर रहे थे, अब सूरज आसमान में उदित होता कवि को दिखाई दिया, और सूरज के उदित होते ही जो छविमान प्रतिबिंब उसको दिखाई दे रहे थे, छविमान बिंब जो कवि अनुभव कर रहा था उषा काल का, वो सब समाप्त हो जाता है सूरज के उदित होते ही। तो इसके साथ क्या करता है? जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि इसके साथ ही, ये वर्णन करने के साथ ही आसमान में जब कवि ने देखा, सूरज उदित हो जाता है, सूरज उगाता है, और उषा का समस्त सौंदर्य जितना बिखरा पड़ा था पहले, समस्त सौंदर्य भी समाप्त होने लगता है। यानी कि सूर्योदय के साथ ही उषा के प्रभाव के समापन की सुंदर झांकी यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत की है कि जहां से सूर्योदय हुआ तो उषा का जो सुंदर वर्णन अभी आपके सामने किया, उसका सारा उपमान, सारी सुंदरता अब समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब सूरज उदित हो जाता है। तो अभी आपको ये पाठ बताया गया, ये समझ में आया होगा। यानी कि इसमें अगर थोड़ी सा आपसे कुछ कोई पूछ दे, एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन, तो आप कैसे लिख सकते हो? जैसे पहला प्रश्न इसमें आया है, कविता के किन उपमानों को देख करके यह कहा जा सकता है कि उषा गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? गांव का गतिशील शब्द चित्र है, गतिशील, चलता हुआ। अच्छा, कौन कौन से उपमान आपको इसमें पढ़ने को मिले? एक तो कवि ने, शमशेर बहादुर जी ने ये बताया था, पहला उपमान राग से लीपा हुआ चौका, ये उपमान हो गया, इससे तुलना करिए। दूसरा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, दूसरा हो गया। तीसरा, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ये तीसरा हो गया। तो ऐसे कुछ शब्द चित्र यहाँ पर कवि ने पेश किए हैं। यानी कि उपर्युक्त जितने उपमान अभी हमने आपको बताए, कवि ने ग्रामीण परिवेश की झलक यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो कहा जा सकता है कि उक्त कविता, जो कही गई कविता है, ये गांव का बहुत ही सुंदर गतिशील शब्द चित्र है। अच्छा, दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये जो पंक्तियां आई, तो नई कविता में कोष्ठक में ब्रैकेट में इसमें ये दिया हुआ है, अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। इतनी पंक्ति को, इतने शब्दों को कवि ने कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है, अभी गीला पड़ा है। तो कवि क्या कहता है? नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? जो कोष्ठक में पंक्ति दी हुई है, इससे क्या विशेष अर्थ कवि बताना चाहता है, इसको समझाइए। तो इसको आप लोग इस भाषा से लिख सकते हो कि नई कविता में जो कोष्ठक, विराम चिन्ह तथा पंक्तियों के बीच स्थान भी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में
कवि के मनोभाव को सहज ही प्रकट कर देते हैं। कवि के जो मन के भाव उत्पन्न होते हैं उनको सहजता से, बड़ी आसानी से प्रकट करते हैं। इनका संबंध भावों की गहराई से और गंभीरता से भी रहता है कि उसके अंदर क्या भाव उठ रहे हैं, उनकी गहराई और गंभीरता से भी बहुत लेना देना होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक प्रयोग से कविता में संवादात्मकता का पुट भी आ गया है। संवाद जैसे कर रहा हो, ऐसे प्रयोग से लगता है मानो कवि स्वयं पाठक से यानी कि पढ़ने वाले से मुखातिब होकर कविता पाठ कर रहा है। स्वयं पाठक सामने है पढ़ने वाला, उससे स्वयं अपनी बात कह रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। आकाश की श्यामलता प्रकट करने के लिए ही कवि ने चौके के गीले होने की बात कही है, उसकी श्यामलता जिससे प्रकट हो जाए, क्योंकि गीले चौके में ही श्यामलता विद्यमान होती है। अगर चौका गीला है तभी उसमें श्यामलता आती है, नहीं तो वो सूख करके भूरा भूरा सा हो जाता है। अतः यह उपमान के स्पष्टीकरण में सहायक रहा है। तो ये पाठ बहुत छोटा था, आपको बताया, वो समझ में आपको आया होगा ऐसी उम्मीद है। इसलिए इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।